नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दीक्षित और आप देख रहे हैं हरियाली फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले दिनों में मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिला जिन्होंने मुझे ब्लड डोनेशन, रक्तदान के प्रति इतना प्रेरित किया, इतना मोटिवेट किया, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाने से नहीं रह पाया। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो की भावना को मूल मंत्र बनाकर उन्होंने अब तक लगभग 60 से अधिक बार ब्लड डोनेट किया है और न जाने कितने लोगों को प्रेरित किया है। और यही नहीं दोस्तों, ये सिलसिला आज भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के एटा शहर के निवासी श्री उमाकांत जी शर्मा का। तो चलिए स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नमस्कार में। नमस्कार सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम उमाकांत शर्मा। मेरे पिताजी एटा में वकील थे, स्वर्गीय कृष्ण गोपाल शर्मा एडवोकेट, और मैं आजीविका की दृष्टि से मैं जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में जो मतलब विकास अधिकारी के रूप में मैं कार्य करता था। जून 2020 में मैं सेवानिवृत्त हुआ और अब सामाजिक क्रियाकलापों में मेरी सक्रियता रहती है। मुख्य रूप से मैं संस्कार भारती एक संगठन है कलाकारों का, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसके महत्वपूर्ण दायित्वों का भी मैंने निर्वहन किया है। यही संक्षिप्त रूप से परिचय है। और कुछ थोड़ा बहुत जो मतलब काव्य रचना भी कर लेता हूँ माँ सरस्वती की कृपा से। बहुत ही यही संक्षेप में मेरा परिचय। बहुत अच्छी बात है। सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपके मन में ब्लड डोनेशन को लेकर कब और कैसे ये विचार मन में आया? देखिए मनीष जी, इस विषय में मैं आपको कुछ अपनी पुरानी यादों में ले जाना चाहूँगा। हमारे रिलेशन में एक व्यक्ति को जो अब ब्लड की आवश्यकता थी, उनका कोई ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा था कि इनके लिए 2 यूनिट ब्लड का आपको इंतज़ाम करना होगा। तो उस समय इतना ज़्यादा जो ब्लड डोनेशन का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, लोगों में हिचक बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो हमारे परिवार के सभी लोगों ने अपना अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया। तो मेरा ब्लड ग्रुप उसमें जो है मतलब पैथोलॉजी में बताया गया कि मतलब बी नेगेटिव है। तो उस पैथोलॉजी के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर हर्षवर्धन बिसारिया उनका नाम है, एटा में ही। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अरे वाह, आपका तो बड़ा दुर्लभ ग्रुप है, ईश्वर न करे कि आपको ब्लड कभी लेने की नौबत आए, इसलिए उचित ये होगा कि आप अधिकाधिक ब्लड डोनेट करना अभी से शुरू कर दें। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कभी रक्तदान किया है क्या? मैंने कहा डॉक्टर साहब, अभी तक मैंने कोई रक्तदान नहीं किया है, मुझे तो अपना ब्लड ग्रुप भी आज मालूम पड़ा है। बोले आप अभी से रक्तदान करना शुरू कर दीजिए। तो ये उनकी प्रेरणा थी, जहाँ से मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला। और मैंने उसके बाद से ही फिर मैंने रक्तदान करना आरंभ कर दिया। यदि किसी मरीज़ को आवश्यकता होती है तब तो ब्लड देना ही देना है। यदि आवश्यकता नहीं भी होती है तो भी मैं स्वैच्छिक रक्तदान मैं अपनी ओर से करता रहता हूँ। पहले मैं 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करता था, लेकिन अब बढ़ती हुई अवस्था के कारण मुझसे कहा गया, ब्लड बैंक वालों ने ही कहा कि इतना जल्दी ब्लड डोनेट करना उचित नहीं है। तो अब मैं जो है मतलब वर्ष में 2 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। अरे सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने फर्स्ट टाइम ब्लड कब दिया था? मैंने सबसे पहली बार ब्लड डोनेट किया है 1995 में। 1995, काफ़ी पुरानी बात है जी। सर, पर्सनली मैं जानना चाहूँगा, आपने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है तो इससे आपके शरीर पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ा है क्या? देखिए मनीष जी, ये कुछ लोगों के बीच में ऐसी भ्रांति रहती है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी रक्तदान नहीं किया। वो ये मान के चलते हैं कि
इतना सारा ब्लड अगर हमारा निकल जाएगा, इतना खून मतलब निकाल लिया जाएगा, 350 ml ब्लड हमारा निकलेगा, तो फिर तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी, वीकनेस होगी, हो सकता है। और ये कुछ लोगों को, जो लोग किसी मरीज़ के कारण से पहली बार रक्तदान करते हैं, उनको कुछ साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ ऐसी भ्रांति के कारण उनको चक्कर भी आने लगते हैं, उनको कमज़ोरी वो मतलब महसूस होने लगती है, जबकि कमज़ोरी उनको नहीं आती है। यथार्थ ये है कि रक्तदान करने के बाद हमारा स्वास्थ्य और अच्छा होता है। आपकी जानकारी में होगा कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उनको खून पतला करने की दवा दी जाती है। जी, दी जाती है। लेकिन रक्तदान करने वाले व्यक्ति को खून पतला करने की दवा देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका खून स्वतः पतला होता रहता है जैसे जैसे वो रक्तदान करता है। हमारे मांस के अंदर जो जल तत्व है, वो जो है जैसे जैसे हमारे शरीर से रक्त निकलता है, तो मांस के अंदर का जल तत्व उसमें से निकल कर के जो है हमारे खून में मिलना शुरू हो जाता है और हमारा खून स्वतः पतला होना शुरू हो जाता है। और थोड़ी देर बाद ही, रक्तदान करने के 3 से 4 घंटे के अंदर ही हमारे शरीर में खून का लेवल फिर दोबारा से उतना ही हो जाता है जितना पहले था। अब वो लेवल जब उतना हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब उस खून में, हमारे शरीर में जो मांस के अंदर जो पानी है, वो पानी उसमें मिश्रित हो गया, पानी मिल गया, तो खून पतला हो गया। और ऐसी स्थिति में न कोई कमजोरी आती है, न कुछ होता है, बल्कि स्वास्थ्य और अच्छा होता है, स्वास्थ्य में निखार आता है। सर, एक और पर्सनल मेरा सवाल है सर, आपकी उम्र क्या है? मैं 61 वर्ष पूर्ण करके मैं जो है 62वें वर्ष में इस समय चल रहा हूँ। दर्शकों, गौर करने वाली बात है, सर की उम्र 61 वर्ष है और वो 60 से अधिक बार अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ब्लड डोनेशन, अगर मुझे भी ब्लड डोनेट करना है तो मुझे कहाँ डोनेट करना चाहिए? देखिए, इस विषय में मैं एक बात कहूँगा कि आप सर्वाधिक उचित ये होगा कि आप किसी सरकारी ब्लड बैंक में, किसी सरकारी अस्पताल में जाकर के ही आप ब्लड डोनेट करें। इसके अतिरिक्त कुछ भारत के अंदर कुछ ट्रस्ट भी ऐसे हैं जो बहुत विश्वसनीय ट्रस्ट हैं। आप रक्तदान करने से पहले यदि आप किसी प्राइवेट ट्रस्ट में, प्राइवेट ब्लड बैंक में जाते हैं, तो आप पहले उसकी विश्वसनीयता की जानकारी कर लें। यदि वहाँ पर निस्वार्थ भाव से काम होता है और पेशेवर रक्तदानी जो लोग होते हैं, जो रक्तदान करने के बदले में पैसा लेते हैं और फिर उसके बाद में नशा करते हैं, ऐसे लोगों का ब्लड तो नहीं लिया जाता। ये जानकारी कर लें। ये इस बात की पुष्टि होने के बाद ही आप रक्तदान करें। आगरा में यूँ तो कई ब्लड बैंक हैं, प्राइवेट ब्लड बैंक, सरकारी ब्लड बैंक के अलावा, लेकिन एक समर्पण ब्लड बैंक है, उसका ट्रस्ट है और बहुत ही भरोसेमंद ब्लड बैंक है। वहाँ पर रक्तदान करते हैं वो लोग, पेशेवर रक्तदानियों को, जो लोग नशा करने के लिए अपना खून बेचने आते हैं, ऐसे लोगों को भगा देते हैं, ऐसे लोगों का ब्लड नहीं लेते। लेकिन कुछ ब्लड बैंक ऐसे भी हैं जो कि खून का धंधा करते हैं। वो किसी भी प्रकार के लोगों का ब्लड ले लेते हैं और बेचते हैं, और ऐसे लोगों का ब्लड अगर मरीज को लगाया जाएगा तो मरीज़ की मौत भी हो सकती है। इसलिए आप ब्लड बैंक की विश्वसनीयता को देख लें, और सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप किसी सरकारी चिकित्सालय के ब्लड बैंक में आप डोनेट करें। दर्शकों, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको ध्यान में रखना है। कहाँ हमें ब्लड डोनेट करना है, इस चीज़ को बहुत विश्वसनीयता होने के बाद ही वहाँ ब्लड डोनेट करें, इसको हमेशा याद रखिएगा। सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करने से पहले और करने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, ब्लड डोनेट करने से पहले हमको इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए, मतलब अपने मन में हम आश्वस्त हो लें कि हमको 1 महीना पहले तक, रक्तदान की तारीख से 1 महीना पहले तक हमको किसी प्रकार का बुखार तो नहीं हुआ था।
1 महीना पहले तक यदि हमको बुखार रहा है तो हम रक्तदान न करें, क्योंकि बुखार ज़रूर हमारा ठीक हो गया लेकिन बुखार के अंश जो हैं वो हमारे रक्त में विद्यमान रहते हैं। तो बुखार ठीक होने के बाद में हम 1 महीने तक प्रतीक्षा करें, तब उसके बाद हम रक्तदान करें। दूसरी बात, अगर मलेरिया रहा है या डेंगू रहा है तो हमें इसकी प्रतीक्षा थोड़ा और अधिक समय तक करनी पड़ सकती है। इस बारे में ब्लड बैंक वाले जानकारी दे देते हैं। और यदि हम पूर्णतया स्वस्थ हैं तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी विशेष आवश्यकता ऐसी विशेष नहीं है जिसके लिए कि हमें चिंता करनी पड़े। बुखार की चिंता विशेष करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, कोई और कष्ट है, तो भी हम ब्लड डोनेट न करें। हम पूर्णतया स्वस्थ हैं, हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। देखिए, ये कई बार ऐसा भी होता है कि जो किसी व्यक्ति को दांतों की कोई समस्या रही है, दांत निकलवाया है या दांतों का उसका इलाज चल रहा है, उसकी फिलिंग हो रही है, फिलिंग किस्तों में होती है कई बार में, या किसी ने कान छिदवाया है और वो ठीक होने से पहले उसमें कोई पक गया है, कुछ हो गया है, कहीं से कोई संक्रमण आ गया है, तो ऐसी स्थिति में अवॉइड करना चाहिए ब्लड डोनेशन को। और फिर भी जो बात मैंने आपसे कही कि ऐसी कोई भी बात अगर है तो ब्लड बैंक में वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाती है। यदि हम वहाँ पर बता देते हैं कि देखिए भाई, हमारे साथ में ऐसी ऐसी बात है, हमको ऐसा हुआ है, क्या हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यदि कोई छोटी मोटी बात है, सामान्य सी बात है, तो वो मना नहीं करते हैं। लेकिन यदि कहीं से कोई संक्रमण वाली बात है, संक्रामक रोग है या और कोई वैसी बात है जहाँ से कि कोई समस्या बढ़ सकती है, तो वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं आप ब्लड डोनेट ना करें। इसके अतिरिक्त ब्लड बैंक से कुछ ऐसे लोग भी लौटा ले जाते हैं जो स्वस्थ हैं, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन जिनकी नसें पतली हैं। अच्छा। जिनकी नसें पतली हैं, ऐसे लोगों का ब्लड नहीं लिया जाता, क्योंकि ब्लड लेने के लिए जो नीडल लगाई जाती है वो काफ़ी मोटी होती है, और तो वो पतली नस जो है उस नीडल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो उसमें समस्या हो सकती है। वो नस जो है वो मतलब बर्स्ट भी हो सकती है आज पतला होने के कारण। इसलिए जो है मतलब वो लोग ब्लड बैंक वाले देख कर के ही वो देखते हैं, सैंपल के लिए जैसे ही ब्लड निकालते हैं उनको पता लग जाता है कि आपकी नसें पतली हैं, तो वो आपको मना कर देते हैं। सैंपल लेते ही वो आपसे मना कर देते हैं, भाई आपका ब्लड नहीं लेंगे हम, क्योंकि आपकी नसें पतली हैं। ये है। और ब्लड देने के बाद में कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं, ऐसी विशेष नहीं है। यूँ तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते ही हैं। वही सामान्य जागरूकता, वही सामान्य सावधानियाँ जो हम रोज़मर्रा में बरतते हैं, जो जिन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं रोज़मर्रा में, उन बातों का ही ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। ब्लड डोनेट करने के बाद ब्लड बैंक में हमको 1 गिलास जूस या फ्रूटी, उसके साथ में एक बिस्किट का पैकेट या गर्मा गर्म कॉफ़ी और उसके साथ में बिस्किट का पैकेट, कुछ इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं। तो इसका मतलब मैं जहाँ तक समझा हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जहाँ तक इसका मतलब निकाला अपने मन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि शरीर में जल तत्व की आवश्यकता विशेष होती है ब्लड डोनेशन के बाद में, ब्लड डोनेशन के बाद। दूसरी बात, कुछ आहार भी मिल जाए, एकदम से किसी व्यक्ति को कमज़ोरी न लगे, बस केवल इतनी सी बात है। और ब्लड डोनेशन के बाद में हम अधिकाधिक पानी पिएं, अपने आहार का भी ध्यान रखें, सुपाच्य भोजन करें, एकदम से गरिष्ठ भोजन न करें, बस इतनी सी सावधानी है बस जी। मनीष जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगा इसी क्रम में कि रक्तदान करने के लिए जो गाइडलाइन है सरकार की, वो है 16 वर्ष से 60 वर्ष, जो पुरानी गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन में थोड़ा सा संशोधन भी हुआ है अपर एज के लिए।
अब वो बढ़ा करके 65 वर्ष कर दी गई है। अर्थात आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि 16 वर्ष से 65 वर्ष। लेकिन उसमें कंडीशन है, हमारे यहाँ बालिग माना जाता है 18 वर्ष की अवस्था में। यदि कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की अभी बालिग नहीं हुआ है, 18 वर्ष का नहीं हुआ है, लेकिन रक्तदान करना चाहता है, तो उसको एक सहमति पत्र ब्लड बैंक में देना होता है अपने अभिभावकों के द्वारा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी रक्तदान करना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसकी सहमति देता हूँ। यदि वो 16 वर्ष से अधिक है और 18 वर्ष अभी पूरा नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने माता पिता या अभिभावक के द्वारा एक सहमति पत्र देना होता है। ये गाइडलाइन में है। और अगर 18 वर्ष का हो गया है तो फिर उसको किसी सहमति पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो वो स्वतः अपनी इच्छा से जाकर के दे सकता है। अच्छा, अधिकतम आयु सीमा पहले 60 वर्ष थी, अब वो बढ़ा करके अगर हम स्वस्थ हैं तो 65 वर्ष की अवस्था तक हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन के ये तो बात रही कि जो मतलब कितनी अवस्था तक व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके अतिरिक्त ब्लड बैंक में एक वेइंग मशीन भी होती है, वजन तोलने की मशीन भी होती है जी। वो हमारी उम्र, हमारी अवस्था, हमारी हाइट के अनुसार हमारे वज़न को तय करती है। तो अगर हमारा वज़न उसके हिसाब से है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो कोई ऐसी विशेष गंभीर समस्या नहीं है, तो हम ब्लड दे सकते हैं। अगर वज़न बहुत कम है तो ब्लड बैंक वाले हमारा ब्लड नहीं लेंगे। मिनिमम कितना वज़न होना चाहिए? मिनिमम तो आप देखिए, मतलब एज और हाइट के अनुसार बात होती है, BMI के आसपास। हाँ, तो उसके अनुसार मतलब ये है कि अब जैसे कोई 18 वर्ष का है, हाइट उसकी 5.5 फीट के लगभग है, तो 45-50 के बीच में अगर उसका वेट है तो वो अपना ब्लड दे सकता है जी। और फिर अवस्था के अनुसार, उम्र के अनुसार और हाइट के अनुसार जो है, मतलब वज़न जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। अच्छा, एक लाभ और होता है ब्लड डोनेशन का कि कोई भी ब्लड यूनिट हमने रक्तदान किया जी, तो ब्लड बैंक में हमारा रक्त जो है 5 टेस्ट होने के बाद रखा जाता है, और वो गंभीर बीमारियों के टेस्ट होते हैं। और वो बीमारियां हैं HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, और एक बीमारी और है मेरे ध्यान से उतर रही है। ये 5 गंभीर बीमारियां हैं। इन बीमारियों के टेस्ट होने के बाद जब वो हमारी ब्लड यूनिट मतलब जो हमने दान किया है ब्लड, उन टेस्टों में पास हो जाता है, तो तब ही उसको स्टोर किया जाता है। अगर किसी प्रकार की किसी को कोई पॉजिटिव बीमारी में अगर ये पॉजिटिविटी आ जाती है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? इन 5 गंभीर बीमारियों में से कोई भी एक बीमारी, कोई सी बीमारी यदि रक्तदाता को है जी, तो पहली बात तो यह है कि वो ब्लड यूनिट, वो ब्लड स्टोर नहीं किया जाएगा, बल्कि डिस्ट्रॉय किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा उसको। दूसरा काम ब्लड बैंक उसके तुरंत बाद करता है, रक्तदाता को सूचित करता है, क्योंकि रक्तदाता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। फार्म भरवाया जाता है हमसे, तो उस फार्म में सारा मतलब ये हमारा डाटा लिया जाता है। तो वो रक्तदाता को तुरंत सूचित करता है कि आपको इस तरीके की बीमारी है, ये आप इस बीमारी का तुरंत आप अपना इलाज कराएं, और आपका ब्लड जो आपने दिया था वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो एक फ़ायदा ये होता है कि इन 5 गंभीर बीमारियों का टेस्ट यदि हम मार्केट में कराते हैं, किसी पैथोलॉजी में कराते हैं, तो मेरे अपने विचार से उसका जो खर्चा आता है लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में आता है। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, सिफिलिस और एक बीमारी जो मैं भूल रहा हूँ वो, तो ये 5 गंभीर बीमारियों का जो टेस्टिंग खर्चा जो है, टेस्टिंग का खर्चा
बहुत महंगा आता है, वो हमारा खर्च मतलब वो हमारा टेस्ट फ्री में हो जाता है। मैंने रक्तदान किया, उसके बाद में मेरे पास में कोई सूचना नहीं आई ब्लड बैंक से। इसका मतलब है कि वो 5 बीमारियों में से मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। दोस्तों, फायदे ही फायदे हैं, ब्लड डोनेशन के फायदे ही फायदे हैं। आप स्वस्थ हो रहे हैं, प्लस आपका खर्चा बच रहा है, आपको पता चल रहा है कि आप फिट हैं या नहीं है, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन का कोई फीस भी लगता है या फिर कोई किसी प्रकार का कोई खर्चा आता है? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। इस विषय में मैं बता दूं कि ब्लड डोनर से जो कुछ भी नहीं लिया जाता। ब्लड डोनर जाता है, ब्लड डोनेट करता है और चला आता है, उससे कोई भी खर्चा नहीं लिया जाता है। हाँ, जो व्यक्ति ब्लड लेने के लिए जाता है, अब किसी मरीज के लिए ही लेने जाएगा, जो व्यक्ति ब्लड लेने के लिए जाता है उस व्यक्ति से खर्चा लिया जाता है, लेकिन खर्चा लिया जाता है, ब्लड की कीमत नहीं ली जाती है। अब वो खर्चा जो लिया जाता है, जो ये टेस्टों के ऊपर खर्चा आता है, उस ब्लड यूनिट के टेस्ट पर, मतलब ये जो मतलब 5 प्रकार की गंभीर बीमारियां बताई, इनके टेस्ट पर जो खर्चा आता है, उसके स्टोरेज पर जो खर्चा आता है, इसके अतिरिक्त ब्लड बैंक का जो स्टाफ होता है उसका जो खर्चा होता है, इन खर्चों को सबको जोड़ करके एक एवरेज यूनिट पर खर्चा, 1 यूनिट पर खर्चा आज की तारीख में लगभग 850 रुपया आता है, लगभग। तो ब्लड बैंक केवल उतना खर्चा ही लेता है, ब्लड की कीमत नहीं लेता। चूंकि ब्लड की कीमत उसने ब्लड डोनर को अदा नहीं की है, इसलिए वो आपसे भी ब्लड की कीमत नहीं लेता है। हाँ, उस ब्लड को स्टोर करने में, उसको रखने में, प्रिजर्व करने में उसका जो भी खर्चा आया है, केवल वो आपसे उतना ही खर्चा लेता है। अच्छा, गाइडलाइन के बारे में भी मैं बता दूं। इसमें जो आयु सीमा और वजन वाली बात जो मैंने बताई अभी, उसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गाइडलाइन है, अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन है, वो समान रूप से सभी देशों में लागू है। और उन गाइडलाइन में ये मतलब जो एज लिमिट, वेट और ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसके ये तो बात रही डोनर के लिए, और इसके अतिरिक्त पेशेंट के लिए भी, मरीज़ के लिए भी कुछ उसमें निर्देश दिए गए हैं। ब्लड बैंक को निर्देश हैं कि जो मतलब पहला निर्देश इस बात का कि आप खून के बदले में खून देंगे। यानी कि कोई व्यक्ति किसी मरीज के लिए ब्लड लेने आया है ब्लड बैंक में, तो उससे कहा जाएगा कि आप पहले 1 यूनिट के लिए एक कोई डोनर आप लेकर के आइए, तो वो डोनेट करेगा, उसके बदले में उसको 1 यूनिट ब्लड दे दिया जाएगा। अगर किसी को 3 यूनिट ब्लड चाहिए तो 3 डोनर चाहिए जी, तो 3 डोनर अरेंज करेगा वो। पहली बात तो ये है, तो हम खून के बदले में खून देंगे, इस तरीके की गाइडलाइन है। लेकिन एक बात और भी आती है कि अगर इसी लाइन पर अगर सारे ब्लड बैंक चलेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में अभी कोई डोनर नहीं है, डोनर अवेलेबल नहीं है, तो उनसे वचन ले लिया जाता है। एक फार्म आता है, वो फार्म उनसे भरवाया जाता है, उसमें वचन ले लिया जाता है कि मैं इतने दिन के अंदर आपको डोनर अरेंज करके दूंगा जी। तो उनको ब्लड दे दिया जाता है, बाद में वो डोनर अरेंज करके देता है और वो उनका हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अज्ञात व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो अब उसका इलाज होना है, उसके लिए ब्लड चाहिए। अब उसके साथ में कोई अटेंडेंट नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं अज्ञात है, किसी को नहीं मालूम कि ये कौन है और बेहोशी की अवस्था में है, तो क्या उसका इलाज नहीं होगा? उसको भी ब्लड दिया जाएगा। उसके लिए भी उसमें गाइडलाइन में
जो मतलब स्पष्ट है कि जितना ब्लड की आवश्यकता पड़े इस टाइप के मरीजों को हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन प्रयास ये रहता है कि खून के बदले में ही खून दिया जाए। देखिए उसके पीछे का कारण है कि लोग रक्त को ले तो लेते हैं, मरीज के लिए जो है कोई भी व्यक्ति खून ले लेता है, लेकिन खून देने की भी तो चिंता करनी चाहिए। अगर रक्तदान की कोई चिंता नहीं करेगा तो फिर अन्य मरीजों का भला कैसे होगा। बिल्कुल सही बात। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली। हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जैसा कि आपने बताया था आप कवि हैं, तो अपनी किसी कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, एक तो बात ये कि आपने जो मुझसे शुरू में कहा, तो पहले तो जो है मतलब दर्शकों को संदेश देने से पहले, हालांकि वो मतलब मेरी बात मतलब दर्शकों के लिए भी होगी, लेकिन आपने जो शुरुआत मुझसे कि ये रक्तदान का भाव कहाँ से आया, कैसे आया, मैंने कहीं पढ़ा कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर समाना धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभे समानाः। ये मैंने कहीं पढ़ा कि आहार निद्रा भय मैथुन ये चीज़ें समान रूप से पशुओं में भी पाई जाती हैं, मनुष्यों के अतिरिक्त समान रूप से पशुओं में भी पाई जाती हैं, लेकिन एकमात्र धर्म ही ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्यों को पशुओं से अलग करती है। और धर्म बड़ा विस्तृत चीज़ है, बहुत विस्तृत शब्द है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। यहाँ से मेरे मन में ये भाव आया कि कुछ अलग हट करके कुछ होना चाहिए। दूसरी बात यह कि दर्शकों के लिए कुछ मतलब कविता के माध्यम से, तो एक गीत का एक अंतरा आपके सामने रख रहा हूँ मैं। मुझे विश्वास है कि आपके दर्शक इसको पसंद करेंगे। निशा मिली है यहाँ दिवस से, मृत्यु मिली है जीवन से, और पतझड़ समा गई बसंत में, यह तो पूछो उपवन से। मेहंदी में मिल गया लाल रंग, गंध मिल गई फूलों में, मिट्टी मिली पुनः मिट्टी में, मानव उलझा भूलों में। मिट्टी में तू मिले सुमन, महका जा उपवन कम से कम, भले राह में आड़े आए दुनिया के दस्तूरो गम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारी ऐसी आशा रहेगी कि आप अपने इस मिशन को बहुत आगे तक लेके जाएं, और हमारा जितना सहयोग लगेगा हम उतना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी चर्चा का समापन इन दो पंक्तियों से करेंगे। भगवान का दिया अल्प नहीं होता, रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, आपके द्वारा किया गया रक्तदान बचा सकता है किसी की जान। मानवता के इस मंच पर कर दो ये ऐलान, समय समय पर हम भी करेंगे रक्तदान। जय हिंद, जय भारत। वृक्ष लगाइए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।